नमस्ते दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शरीर क्रिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन संस्था इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमें पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन, जो सांस हम लेते हैं उसका कितना महत्व होता है। अगर हमारी सांस रुक जाए या हमारा रेस्पिरेशन किसी वजह से हैम्पर हो जाए तो हमारी जान भी जा सकती है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन का महत्व हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा है। तो उस रेस्पिरेशन या ये जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, वो कैसे होती है, किस सिस्टम के द्वारा होती है, उसे आज के इस लेक्चर में और आने वाले कई लेक्चर्स में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में कि रेस्पिरेशन मतलब क्या। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मोटा मोटा अगर समझना है हमें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ऑक्सीजन शरीर के अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर भेजा जाता है या फेंका जाता है। ठीक है, तो उसे हम अब डेफिनेशन में देखेंगे। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। मतलब रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर भेजते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एकदम माइन्यूट लेवल पे शरीर में चालू रहती है कंटिन्यूसली। तो उसे अब हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या होता है वहाँ पे। तो ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द फर्स्ट ब्रेथ टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर बर्थ। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जो बालक जिसका जन्म हो रहा है, वो पहली सांस कब लेता है या पहला रेस्पिरेशन कब होता है उसका, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब जब उसका जन्म होता है, जन्म होने के तुरंत बाद वह जो सांस लेता है, दैट इज हिज या हर फर्स्ट ब्रेथ। मतलब किसी भी व्यक्ति का पहला जो रेस्पिरेशन होता है वो टेक्स प्लेस कब होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब या ओनली आफ्टर बर्थ। क्योंकि जो फीटल लंग्स जो होते हैं, मतलब जन्म होने के बाद ही क्यों रेस्पिरेशन का पहला एपिसोड ऑकर होता है, क्योंकि जो फीटल लंग्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। नॉन फंक्शनल मतलब जो गर्भावस्था में जो बालक रहता है उसके जो लंग्स होते हैं वो एक्टिवेटेड नहीं होते हैं या नॉन फंक्शनल होते हैं। उस वजह से उस बच्चे की जो पहला रेस्पिरेशन होता है वो जस्ट आफ्टर बर्थ ही शुरू होता है। तो एक हमारे मन में सवाल आ सकता है कि अगर फिटल लंग्स नॉन फंक्शनल रहते हैं तो फिर ये बच्चा, उसके शरीर में जो इंट्रायूटेराइन लाइफ होती है वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज कैसा होता है, किस तरह से होता है, तो उसे अब हम देखेंगे। सो ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन फिटल ब्लड एंड मदर्स ब्लड ऑकर थ्रू प्लेसेंटा। मतलब फिटल ब्लड एंड मदर्स ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस लेवल पे होता है, तो किसके थ्रू होता है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। इसे आप याद रखो कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में गैस एक्सचेंज मदर ब्लड से फिटल ब्लड में प्लेसेंटा की मदद से किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आफ्टर बर्थ, आफ्टर द फर्स्ट ब्रेथ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। मतलब जैसे हम पहली सांस लेते हैं या पहला रेस्पिरेशन लेते हैं तो ये जो वहाँ से जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस शुरू होती है वो कब तक रहती है, इट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। मतलब जब तक हमारी सांस है, मतलब जब तक हम जीवित है तब तक ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस चालू रहती है। ठीक है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स ओनली एट डेथ। मतलब जब हमारी मृत्यु होती है, जिस वक्त हम जीवित नहीं रहते उस वक्त ही रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स ओनली एट डेथ। तो इसे जब तक हमारी सांस चालू है तब तक हम जीवित रहेंगे, और जिस वक्त हमारी सांस रुक जाती है या जब हमारा रेस्पिरेशन रुक जाता है उस वक्त हम
डेड या डेथ हो जाती है हमारी। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है। ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। फिटल लंग्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, और जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में फिटस का गैसेस एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा के थ्रू ये होता है। और परमानेंट सीजेशन या परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स ओनली एट डेथ। तो इसके बाद अब हम देखेंगे नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या रहते हैं अकॉर्डिंग टू एज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एजेस में ये जो रेस्पिरेशन के रेट्स होते हैं, मतलब रेट मतलब पर मिनट के हिसाब से रेस्पिरेशन कितना होता है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न, उनमें 30 to 60 मिनट 30 to 60 पर मिनट इतने रेस्पिरेशन होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में कितने रहते हैं? 20 to 40 पर मिनट। लेट चाइल्डहुड में कितने रहते हैं? 15 to 20 पर मिनट। एडल्ट्स में 12 to 16 पर मिनट, मतलब, और न्यूबॉर्न में 30 to 60 पर मिनट। इतना मतलब बहुत मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई लेवल का होता है, इसलिए वहाँ पे रेस्पिरेशन 30 to 60 पर मिनट इस रेट से रहता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइप्स कौन से होते हैं? देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या? तो इसे अब हम समझेंगे एट द लेवल ऑफ लंग एंड ब्लड, मतलब जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। गैसेस मतलब कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये दो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है कहाँ पे? लंग्स एंड ब्लड में, मतलब ब्लड, लंग्स एंड ब्लड में जो गैसेस का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? लंग्स क्या करेंगी? लंग्स ये CO2 को लेते हैं और लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा और लंग्स में CO2 आएगा। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो डेफिनेशन क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है एट द लेवल ऑफ लंग एंड ब्लड, दिस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहाँ पे लंग्स CO2 लेंगे और ब्लड में ऑक्सीजन चला जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। अब हम देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन ऑकर्स इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। मतलब ब्लड में अब ऑक्सीजन है तो ब्लड अपना ऑक्सीजन टिश्यूज़ को देगा और टिश्यूज से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो फेजेस कौन से होते हैं रेस्पिरेशन की? रेस्पिरेशन ऑकर इन 2 फेजेस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की 2 फेजेस होती है। पहली फेज होती है इंस्पिरेशन और दूसरी फेज होती है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब क्या? ड्यूरिंग विच एयर एंटर्स द लंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर आना या लंग्स के अंदर एंटर करना, उसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन मतलब ड्यूरिंग विच एयर लीव्स द लंग, मतलब एक्सपिरेशन मतलब लंग्स के अंदर जो एयर है वो बाहर एटमॉस्फेयर में भेजना, मतलब लीव्स, लंग्स को छोड़ना, उसे हम कहते हैं एक्सपिरेशन। ड्यूरिंग विच एयर लीव्स द लंग, मतलब लंग्स को छोड़ देती है हवा और चली जाती है एटमॉस्फेयर में, उसे कहते हैं एक्सपिरेशन। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। हम महसूस भी कर सकते हैं कि सांस अब जब अंदर लेते हैं तब हमें कुछ प्रयत्न या कुछ प्रयास करना पड़ता है सांस अंदर लेने में, लेकिन जब एक्सपायर करते हैं तो वो पैसिवली हो जाता है, मतलब सांस अंदर ली, एक्टिवली सांस अंदर ली
और बाहर जब सांस निकलती है तब पैसिवली सांस बाहर निकलती है, मतलब उसको बाहर निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन इज़ अ एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, फंक्शनल एनाटॉमी मतलब कौन से ऐसे पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हाँ, कौन से ऐसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके द्वारा जो एयर है वो मूव करते हैं इन एंड आउट, मतलब बाहर की हवा अंदर आने में, अंदर की हवा बाहर जाने में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मदद करते हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे। इट इंक्लूड्स नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो नाक से शुरू होगा, नाक से एयर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स से एयर जाएगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स से एयर जाएगी ट्रकिया में, ट्रकिया से एयर जाएगी ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से एयर जाएंगी लंग्स में। इस तरह से ये इंस्पिरेशन हुआ। और एक्सपिरेशन में क्या होगा, लंग्स से एयर जाएगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से एयर जाएगी ट्रकिया में, ट्रकिया से एयर जाएगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स से एयर जाएगी फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से एयर निकलेगी नोज के थ्रू एटमॉस्फेयर में। तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कॉन्वर्सली हमने देखा। तो अब इसे हम डायग्राम में देखेंगे। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की डायग्राम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओरल कैविटी या नेजल कैविटी, नेजल कॉन्काई रहते हैं वहाँ पे, वहाँ से एयर ने अंदर एंट्री ली, फिर एपिग्लॉटिस, फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रकिया में जाएगी, ट्रकिया से फिर ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से फिर लंग्स में एयर जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में समझा। नेक्स्ट इसमें हम अब देखेंगे जो लंग्स है, लंग्स के बाहर जो प्लूरा होता है उसके बारे में अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अब यहाँ पे हम रुकेंगे। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।